मेरा नाम अदित्य शर्मा है और ये कहानी देहरादून शहर की उस पुरानी हवेली की है जहां मैं अपनी जड़ें तलाशने गया था। लेकिन वहां मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिला। मैं मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली की चकाचौंध हलचल भरी सड़कें और कॉरपोरेट दुनिया मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, जहां दिन रात मीटिंग्स, डेडलाइंस और टारगेट्स मेरी दुनिया थी। बाहर से देखने में मेरी जिंदगी परफेक्ट थी। एक अच्छी नौकरी, पॉश अपार्टमेंट और दोस्तों का एक बड़ा सर्कल। लेकिन अंदर से मैं खाली था। मेरे सपने, मेरी जड़ें, मेरे परिवार की कहानियां, सब कुछ उस भागदौड़ में कहीं खो गया था। मेरे दादाजी, जिन्हें मैं प्यार से दादू बुलाता था, मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। वो देहरादून में एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे और उनकी कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ था। दादू की मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी और उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनकी विरासत को कभी समझा ही नहीं। पिछले साल जब मैं दादू के पुराने सामान को छांट रहा था, मुझे उनकी एक डायरी मिली। उसमें देहरादून के मसूरी रोड पर एक पुरानी प्रॉपर्टी का जिक्र था, जो उनके बिजनेस का हिस्सा थी। डायरी में लिखा था कि वो प्रॉपर्टी उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनके सपनों का प्रतीक थी। उन्होंने लिखा था, ये प्रॉपर्टी मेरे परिवार की मेहनत की निशानी है। इसे संभालना मेरी आखिरी इच्छा है। वो शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने महसूस किया कि दिल्ली की इस चमक धमक में मैंने अपनी जड़ों को भुला दिया था। मैंने तय किया कि मैं देहरादून जाऊंगा, उस प्रॉपर्टी को देखूंगा और खुद दादू की यादों को फिर से जीऊंगा। मेरी कंपनी मुझे 6 महीने की छुट्टी देने को तैयार थी और मैंने बिना देर किए देहरादून के लिए टिकट बुक कर लिया। देहरादून आने का मेरा मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी को देखना नहीं था। मैं अपनी जिंदगी का मकसद तलाशना चाहता था। दिल्ली में मैं एक मशीन की तरह जी रहा था, लेकिन देहरादून में मुझे वो सुकून, वो कहानियां और वो जड़ें चाहिए थी जो दादू ने मुझे दी थी। मैंने मसूरी रोड पर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और उस प्रॉपर्टी की तलाश शुरू की। देहरादून, जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवाएं और शहर की चमक धमक एक साथ सांस लेती है, वहाँ मसूरी रोड पर एक पुरानी हवेली थी। इसके जर्जर लकड़ी के दरवाजे, बंद खिड़कियां और दीवारों पर पपड़ी उतरती पेंट जैसे समय में अटके हुए थे। आसपास ऊंची इमारतें और चमचमाते मॉल्स और हिप कॉफी शॉप थे, लेकिन ये हवेली अपने सन्नाटे में डूबी थी, जैसे वो शहर की भाग दौड़ से अलग अपनी दुनिया में जी रही हो। मुझे पता चला कि ये 7 भाइयों, जे, विजय, रघु, ईशान, तुषार, देव और मनु, और उनकी सबसे छोटी बहन आर्या का घर था। आर्या, जो अपने सातों बड़े भाइयों की लाडली थी, इस परिवार की जान थी। लेकिन शहर में इनके बारे में तरह तरह की बातें होती थी, कुछ इतनी गंदी कि सुनकर मन खराब हो जाए। एक कैफे में मैंने लोगों को फुसफुसाते सुना, सातों भाई इतने कामयाब, अच्छा बिजनेस, फिर भी किसी की शादी नहीं हुई। जरूर कोई गड़बड़ है, एक औरत ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। आर्या को तो कभी बाहर देखा ही नहीं। क्या भाई उसे कैद रखते हैं या शायद कुछ और ही चल रहा है? मोहल्ले की आंटियां तो और नीचे गिरकर बात करती। एक ने कहा, उस हवेली में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। सुना है भाई लोग अपनी बहन के साथ ठीक नहीं करते, तभी तो इतनी जवान लड़की की शादी नहीं कर रहे। दूसरी ने हंसते हुए तंज कसा, 7 जवान मर्द और एक खूबसूरत बहन घर में बंद, कुछ तो गलत है। ये गंदी बातें सुनकर मेरा खून खोल उठा, लेकिन मैं चुप रहा। दिल्ली की कॉरपोरेट दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसी गंदी अफवाहें मेरे लिए नई थी। मैं जानना चाहता था कि सच क्या है। हवेली को देखकर मेरा मन बेचैन हो उठा। ये सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, इसके सन्नाटे में कुछ छिपा था। मैंने सोचा, शायद दादू की प्रॉपर्टी की तलाश मुझे इस हवेली के रहस्यों तक ले जाएगी। मैंने एक लोकल कॉफी शॉप में जैसे मुलाकात की। वो गंभीर था, एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक, जिसका नाम देहरादून के बिजनेस सर्कल में जाना जाता था। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो कोई बोझ ढो रहा हो। मैंने उससे हवेली के बारे में पूछा। ये पुरानी हवेली आपकी है? बड़ी रहस्यमय लगती है। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमारा घर है, पुराना है लेकिन हमारा है। उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था, जैसे वो बात को टालना चाहता हो। मैंने उससे और सवाल नहीं किए, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। 7 भाइयों की शादी न होने का राज क्या था? लोग कहते थे कि वो अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन कुछ लोग गंदी बातें भी करते थे। एक बार जिम में मैंने 2 लड़कों को बात करते सुना। एक ने कहा, सुना है वो भाई अपनी बहन को बाहर नहीं निकलने देते, शायद उसका गलत फायदा उठाते हैं। दूसरा हंसा
हो सकता है इतनी खूबसूरत लड़की और घर में बंद, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा और वो चुप हो गए। लेकिन ये बातें मेरे दिमाग में चुप गईं। क्या सचमुच ऐसा था या ये सिर्फ शहर की गंदी अफवाहें थी? दिल्ली में मैंने ऐसी गॉसिप्स को इग्नोर करना सीख लिया था, लेकिन यहाँ ये बातें मेरे दिल को कुरेद रही थी। अगले दिन मैं पास के एक मंदिर गया जहाँ मैंने पहली बार आर्या को देखा। वो अपने भाई ईशान के साथ थी। उसकी सलवार सूट में सादगी थी और चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो इस शोर भरे शहर की नहीं। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो मेरे दिल को छू गई। मेरी सांसें थम गई। मैंने ईशान से पूछा, ये कौन है? उसने शांत लफ्जों में कहा, हमारी सबसे छोटी बहन आर्या। उस पल मुझे लगा कि मैं उसे हमेशा से जानता हूँ, लेकिन शहर वालों की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक और मौके पर एक सैलून में मैंने कुछ औरतों को बात करते सुना। एक ने कहा, 7 भाई सब जवान और एक खूबसूरत बहन। मुझे तो लगता है वो लोग उस लड़की को गलत तरीके से पकड़े हुए हैं, तभी तो उसकी शादी नहीं कर रहे। दूसरी ने सहमति में सर हिलाया। हाँ, और वो लड़की कभी बाहर क्यों नहीं निकलती? जरूर कोई गलत बात है। ये बातें सुनकर मेरा मन और बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा कि क्या ये सच हो सकता है। लेकिन फिर मैंने आर्या की आंखों को याद किया, उनमें वो शांति और उदासी। अगर भाई लोग गलत होते तो क्या आर्या इतनी शांत रह पाती? दिल्ली की मेरी जिंदगी में दिल्ली की मेरी जिंदगी में मैंने सीखा था कि लोग दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और शायद यही देहरादून में भी हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं सच जानना चाहता था। मैंने तय किया कि मुझे इस परिवार को और करीब से जानना होगा। मैंने जैसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। एक दिन जब हम कॉफी शॉप में बैठे थे, मैंने उससे पूछा, जय तुम लोग इतने रिजर्व क्यों हो? शहर में तो लोग खुलकर जीते हैं। उसने हंसकर कहा, हमारा परिवार ही हमारी दुनिया है, हमें बाहर की चकाचौंध पसंद नहीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उससे और सवाल नहीं किए, लेकिन मेरे मन में सस्पेंस और गहरा हो गया। शहर में एक पुराना गोदाम था जो मसूरी रोड से थोड़ा हटकर था। लोग इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया, साहब उस गोदाम के पास रात को अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां कोई बड़ा हादसा हुआ था। मैंने पूछा, कैसा हादसा? उसने सर हिलाया, पता नहीं, लेकिन सुना है कि हवेली वालों से इसका कुछ ताल्लुक है। इस बात ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। मैंने सोचा कि शायद दादू की प्रॉपर्टी की तलाश मुझे इस गोदाम के रहस्य तक ले जाए। 7 भाइयों की शादी न होने का राज क्या था? लोग उनकी छोटी बहन के बारे में इतनी गंदी बातें क्यों करते थे? क्या वो सचमुच आर्या को कैद रखते थे या कुछ और था? मैंने हवेली के सबसे छोटे भाई मनु से दोस्ती की। वो कॉलेज स्टूडेंट था, शायद 20 या 21 साल का, शरारती लेकिन मासूम। एक दिन जब वो हवेली के बाहर अपने दोस्तों के साथ बाइक पर मस्ती कर रहा था, मैंने उससे बात शुरू की। मनु, बाइक तो बड़ी कूल है तुम्हारी, मैंने हंसते हुए कहा। उसने गर्व से अपनी बाइक दिखाई और बोला, भैया ये मेरी जान है। हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम लोग शहर के इवेंट्स में क्यों नहीं जाते? देहरादून में तो इतने फेस्टिवल होते हैं, और तुम्हारी दीदी बाहर क्यों नहीं आती? उसने मासूमियत से हंसते हुए कहा, दीदी को शोर पसंद नहीं, वो घर में ही खुश रहती है। भैया लोग कहते हैं कि शहर में बुरे लोग हैं, और हमारी शादी, जे भैया कहते हैं कि पहले दीदी की जिंदगी सेट हो, फिर हम सोचेंगे। उसकी मासूमियत ने मुझे और उलझन में डाल दिया। क्या भाई लोग सचमुच सिर्फ आर्या की फिक्र में अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे, या शहर वालों की गंदी बातों में कुछ सच था? मैंने जैसे इस बारे में बात करने की कोशिश की। एक दिन जब हम एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, मैंने पूछा, जे तुम सब इतने अच्छे इंसान हो, फिर भी तुमने शादी क्यों नहीं की? और लोग तुम्हारी बहन के बारे में इतनी गलत बातें क्यों करते हैं? जे का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, लोगों को बस गप्पे मारने की आदत है। हम अपनी बहन को जान से ज्यादा चाहते हैं। उसकी जिंदगी सेट होने तक हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसने और कुछ नहीं बताया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। दिल्ली में मैंने सीखा था कि लोग अक्सर सच को छिपाते हैं, लेकिन यहाँ ये डर कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। शहर वालों की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक बार एक पार्क में मैंने कुछ लड़कों को बात करते सुना। एक ने कहा, वो हवेली वाले भाई अपनी बहन को बाहर नहीं निकलने देते, सुना है वो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। दूसरा बोला, हाँ, तभी तो उसकी शादी नहीं कर रहे। इतनी खूबसूरत लड़की और घर में बंद, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा और वो चुप हो गए। लेकिन ये बातें मेरे मन में चुप गईं। मैं सोचने लगा कि क्या ये सच हो सकता है। लेकिन फिर मैंने आर्या की आंखों को याद किया।
उनमें वो शांति, वो उदासी। अगर भाई लोग गलत होते तो क्या आर्या इतनी शांत रह पाती? मैंने तय किया कि मुझे इस परिवार को और करीब से जानना होगा। मैंने मनु से और बातें की। उसने बताया कि आर्या बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है, लेकिन वो हमेशा घर में रहती है। भैया, लोग कहते हैं कि बाहर की दुनिया में खतरा है। उसकी बातों से मुझे लगा कि भाइयों का आर्या के प्रति प्यार सच्चा है, लेकिन फिर शहर वालों की गंदी बातें क्यों? मैंने एक बार जैसे पूछा, लोग तुम्हारे परिवार के बारे में इतनी गलत बातें क्यों करते हैं? उसने गहरी सांस ली और कहा, लोगों को दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की आदत है। हमारी बहन हमारी जान है, हम उसे कभी दुख नहीं दे सकते। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन अधूरी। मुझे लगा कि हवेली का सन्नाटा और शहर वालों की फुसफुसाहटें किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रही थी। हर रात जब मैं अपने अपार्टमेंट में लेटता, हवेली की ओर से आने वाली हवा की साय साय की आवाज मुझे और बेचैन कर देती। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस लड़की को देखकर अपना दिल हार बैठा था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मेरे सामने जल्दी खुलेगा। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता था कि हवेली की दीवारों में कुछ छिपा है, एक ऐसा सच जो ना सिर्फ आर्या की जिंदगी से जुड़ा था, बल्कि सातों भाइयों की शादी न होने का कारण भी था। और वो सच इतना गहरा था कि शहर की गंदी अफवाहें भी उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। मेरी तलाश जो दादू की प्रॉपर्टी से शुरू हुई थी, अब इस हवेली के रहस्यों की ओर बढ़ रही थी, और मैं तैयार था सच का सामना करने के लिए। आर्या को देखने के बाद मेरा मन उस हवेली के आसपास ही भटकने लगा। उसकी एक झलक मेरे दिल में बिजली सी कौन गई थी। उसकी आंखों में छिपी उदासी, उसका चेहरा जो शांति और रहस्य का मिश्रण था, मुझे हर पल बेचैन कर रहा था। मैं बार बार मंदिर जाता, हवेली की पास की सड़क पर अपनी बाइक घुमाता, सिर्फ उसी की एक और झलक पाने की उम्मीद में, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वो सचमुच घर से बाहर नहीं निकलती, जैसा कि शहर के लोग कहते थे। देहरादून की चमकती सड़कों, हलचल भरे मॉल्स और कॉफी शॉप्स के बीच वो हवेली एक रहस्यमय टापू की तरह थी, और आर्या उसका सबसे बड़ा राज। मैंने शहर के लोगों से उनके परिवार के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन हर जवाब मेरे सवालों को और उलझा रहा था। एक शाम में मसूरी रोड की एक पॉपुलर कॉफी शॉप में बैठा था, जहां शहर के बिजनेसमैन और यंगस्टर अक्सर मिलते थे। वहां एक बूढ़े अंकल, जो शायद रिटायर्ड बैंकर थे, उन्होंने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बताया, सातों भाई अपनी सबसे छोटी बहन को जान से ज्यादा चाहते हैं। उनके माँ बाप की मौत के बाद जब आर्या सिर्फ 10 साल की थी, उन्होंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने सक्सेसफुल, फिर भी शादी नहीं की। जरूर कोई राज है। उनकी बात सुनकर मेरे मन में सस्पेंस और गहरा हो गया। मैंने पूछा, कैसा राज अंकल? उन्होंने सर हिलाया और रहस्यमय अंदाज में कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन वो हवेली कोई साधारण घर नहीं है। उनकी बात अधूरी थी, जैसे वो जानबूझकर कुछ छिपा रहे हो। अगले दिन मैं अपने अपार्टमेंट के पास वाली मार्केट में गया, जहां मोहल्ले की आंटियां सब्जी खरीदते हुए गपशप कर रही थी। मैंने एक आंटी को फुसफुसाते सुना, आर्या को बाहर नहीं निकलने देते। सुना है वो भाई लोग उसे कैद करके रखते हैं, शायद कोई डर है या कोई पुराना स्कैंडल। दूसरी आंटी ने तंज कसा, स्कैंडल ही होगा, 7 जवान मर्द और एक खूबसूरत लड़की घर में बंद, कुछ तो गलत है। उनकी बातें इतनी गंदी थी कि मेरा खून खोल उठा। मैंने सोचा, क्या लोग इतने नीचे गिर सकते हैं? लेकिन उनकी बातों ने मेरे मन में एक शक का बीज बो दिया। क्या सचमुच भाई लोग आर्या के साथ कुछ गलत करते थे, या ये सिर्फ शहर की गंदी अफवाहें थी? मैंने तय किया कि मुझे खुद सच जानना होगा। एक दिन जय ने मुझे हवेली में कॉफी पर बुलाया। मैं पहली बार हवेली के अंदर गया और उसका माहौल मुझे अजीब सा लगा। बाहर से जर्जर दिखने वाली हवेली अंदर से साफ सुथरी थी, लेकिन उसकी दीवारों में एक ठंडापन था। लिविंग रूम में पुराने फर्नीचर, लकड़ी की नक्शेदार मेज और दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। मैंने देखा कि तस्वीरों में सातों भाई और एक छोटी बच्ची थी, शायद आर्या, लेकिन उसके माँ बाप की कोई तस्वीर नहीं थी। जे ने मुझे बाकी भाइयों से मिलवाया। जे गंभीर और रियल एस्टेट बिजनेसमैन था, जिसकी आवाज में एक अथॉरिटी थी। विजय हसमुख था, मार्केटिंग गुरु, जो अपनी चिकनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकता था। रघु गुस्सेल और जिम ट्रेनर था, जिसकी मसल्स देखकर ही लोग डर जाते थे। ईशान शांत और प्रोफेसर था, जो किताबों में खोया रहता था। तुषार मासूम और शेफ था, जिसने कॉफी के साथ हमें अपने हाथ की कुकीज खिलाई। देव आर्टिस्ट था, जिसकी पेंटिंग्स हवेली की दीवारों पर टंगी थी। और मनु कॉलेज स्टूडेंट, जो अभी भी बच्चा सा लगता था। सभी अलग थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, आर्या के लिए उनका प्यार।
मैंने जैसे पूछा, आप लोग इतने रिजर्व क्यों हैं? देहरादून में तो लोग खुलकर जीते हैं। उसने हंसकर कहा, हमारा परिवार ही हमारी दुनिया है। शहर की चकाचौंध हमें नहीं भाती। लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मैंने आर्या से मुलाकात की उम्मीद में मंदिर जाना जारी रखा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और मंदिर के आंगन में हल्की हल्की ठंडक छा रही थी, मैंने उसे फिर देखा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। मंदिर की सी- मंदिर की सी- मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी वो अपने भाइयों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी वो अपने भाई ईशान के साथ। उसकी सलवार सूट हल्के गुलाबी रंग की थी। उसका सलवार सूट हल्के गुलाबी रंग का था और हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था। उसके बाल खुले थे और कुछ लटे उसके चेहरे पर आ रही थी। वो मंदिर के पुजारी से कुछ बात कर रही थी और उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि हवा में घुल सी रही थी। मैं कुछ दूर खड़ा उसे देखता रहा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर ईशान के पास जाने का फैसला किया। वो मंदिर के बाहर एक बेंच पर बैठा अपनी किताब पढ़ रहा था। मैंने उससे बात शुरू की कि हाय, मैं अदित्य। आप यहाँ अक्सर आते हैं? उसने किताब से नजर उठाई और शांत लफ्जों में कहा, हाँ, कभी कभी। मैंने उसकी बगल में बैठी मैंने उसकी बगल में बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो कौन है? उसने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहा, हमारी सबसे छोटी बहन आर्या। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था, लेकिन साथ ही एक हल्का सा डर भी। मैंने हंसकर कहा, वो शांत मैंने हंसकर कहा, वो बहुत शांत लगती है। ईशान ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो ऐसी ही है। मैंने और बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी से उठा और आर्या को बुलाकर चला गया। मैंने देखा कि आर्या ने मेरी तरफ एक पल के लिए मैंने देखा कि आर्या ने मेरी तरफ एक पल के लिए देखा और उसकी आंखों में एक सवाल सा था। मेरे मन में उथल पुथल मच गई। वो कौन थी? उसकी उदासी का राज क्या था? शहर में एक पुराना गोदाम था जो मसूरी रोड से थोड़ा हटकर था। लोग इसके बारे में डरावनी कहानियां कहते हैं। हम्म मैंने मैंने देखा कि आर्या ने मेरी तरफ एक पल के लिए देखा और उसकी आंखों में एक सवाल सा था। मेरे मन में उद, मेरे मन में उथल पुथल मच गई। वो कौन थी? उसकी उदासी का राज क्या था? मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई। मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई जब जय ने मुझे अकेले में बुलाया। हम मसूरी रोड पर एक शांत रेस्टोरेंट में बैठे थे। हम हम मसूरी रोड पर एक शांत रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहां हल्के हल्की पियानो की धुन बज रही थी। जय का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कॉफी का सिप लेते हुए उसने कॉफी का सिप लेते हुए धीरे से कहा, अदिति, तुम मुझे सच्चे इंसान लगते हो। क्या तुम आर्या से शादी करोगे? मैं हैरान रह गया। मेरे मन में आर्या के लिए प्यार तो था, वो प्यार जो उसकी एक झलक देखकर मेरे दिल में जागा था। लेकिन इतनी जल्दी शादी? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आर्या को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने रुककर उसकी आंखों में देखा और पूछा, लेकिन आप लोगों की शादी? आप सातों भाई इतने कामयाब, इतने सेटल्ड, फिर भी इतने सालों से अकेले क्यों हैं? जय ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर हो। उसने कहा, हमारा एक वादा है, जब तक हमारी सबसे छोटी बहन आर्य की जिंदगी सेट नहीं हो जाती, हम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे। वो हमारी जान है अदिति। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन अधूरी। मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कोई राज दबाए बैठा हो। मैंने हामी भरी, लेकिन मेरे मन में सस्पेंस और गहरा हो गया। क्या वो सचमुच सिर्फ आर्या की फिक्र में अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे, या शहर वालों की गंदी बातों में कोई सच था जो मेरे सामने अभी तक नहीं आया था? जय ने मुझे बताया कि वो आर्या से बात करेंगे। कुछ दिन बाद मुझे हवेली बुलाया गया। हवेली का माहौल वैसा ही था, ठंडा, सन्नाटे से भरा, लेकिन इस बार कुछ और भारी। लिविंग रूम में सातों भाई बैठे थे। जय ने मुझे बिठाया और कहा, हमने आर्या से बात की है, वो तैयार है। मैंने पूछा, लेकिन क्या आर्या खुश है इस फैसले से? जय ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास नहीं था। उसने कहा, वो हमारी बात मानती है। वो जानती है कि हम जो करेंगे उसके भले के लिए करेंगे। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं आर्या से मिलना चाहता था, उससे सुनना चाहता था
कि वो इस शादी के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन जय ने कहा अभी उससे मिलने का सही वक्त नहीं है। शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। हवेली को लाइट्स और फूलों से सजाया गया। देहरादून की सड़कों पर लोग इस शादी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन हर चर्चा के साथ एक नया सवाल उठता था। एक पड़ोसी ने मेरे दोस्त से कहा, इतनी जल्दी शादी, जरूर कोई राज है। दूसरा बोला, शायद भाई लोग अपनी छोटी बहन को अपने बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। कुछ लोग और नीचे गिरकर बात करते। एक कैफे में मैंने दो औरतों को फुसफुसाते सुना। सुना है वो भाई अपनी बहन के साथ गलत करते हैं। अब शायद वो किसी और के हवाले करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा और वो चुप हो गई। लेकिन उनकी बातें मेरे मन में चुभ गई। क्या सचमुच ऐसा था, या ये सिर्फ शहर की गंदी अफवाहें थी? शादी का दिन आया। हवेली रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजी थी। मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन सातों भाई हर पल पर नजर रखे हुए थे। मैं बारात लेकर हवेली पहुंचा। जब मैंने आर्य को देखा तो मेरी सांसें थम गई। वो दुल्हन के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका लहंगा गहरे लाल रंग का था, जिस पर सुनहरी जरी का काम चमक रहा था। उसके माथे पर मांग टीका, गले में भारी हार और हाथों में चूड़ियां। वो किसी राजकुमारी सी लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी अनजाने खतरे से डर रही हो। मैंने उससे नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नजरें झुका ली। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और सातों भाई हर पल आर्या के आसपास थे। विदाई के वक्त सातों भाई रो पड़े। जय ने आर्या को गले लगाया और बाकी भाइयों ने भी उसे बारी बारी से गले लगाया। लेकिन आर्या खामोश थी। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही थी। क्या वो इस शादी से खुश थी, या उसे मजबूर किया गया था? विदाई के बाद सब मेरे घर पहुंचे, जो देहरादून के पोश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट था। मेरा परिवार प्यार करने वाला था। मेरी माँ ने आर्या का गर्मजोशी से स्वागत किया और मेरी बहन ने उसे अपने साथ कमरे में ले जाकर सेटल किया। लेकिन आर्या उदास थी। वो हंसती, बातें करती, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। मैंने उससे पूछा, आर्या क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बातों में वो यकीन नहीं था जो मुझे चाहिए था। शादी की बात की रातें और दिन मेरे लिए उलझन भरे थे। आर्या अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो रात को देर तक जागती, बालकनी में खड़ी शहर की चमकती लाइट्स को देखती रहती। एक रात मैंने देखा कि वो सोफे पर बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से चिपकाए, और उसकी आंखें खाली थी। मैंने धीरे से पूछा, आर्या क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने जल्दी से अपने चेहरे को सामान्य किया और कहा, हाँ बस नींद नहीं आ रही। लेकिन उसकी आवाज में एक खालीपन था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो चौंक गई और जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। उसका ये व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। क्या वो मुझसे डर रही थी, या कुछ और था? कुछ दिन बाद मैंने उससे मायके चलने की बात छेड़ी। मैंने सोचा शायद अपने भाइयों से मिलकर वो खुश होगी। लेकिन मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तेजी से सर हिलाया और बोली, नहीं आदित्य, अभी नहीं, मुझे वहां जाने का मन नहीं। मैं हैरान रह गया। इतने प्यार करने वाले बड़े भाई जो उसे इतना प्यार करते थे, फिर ये दूरी क्यों? मैंने हल्के से पूछा, आर्या क्या बात है, तुम अपने भाइयों से मिलना नहीं चाहती? उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, बस अभी नहीं, प्लीज मुझ पर जोर मत दो। उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं चुप हो गया। लेकिन मेरे मन में शक का बीज बो गया। क्या वो अपने भाइयों से डरती थी, या हवेली में कुछ ऐसा था जिसे वो भूलना चाहती थी? आर्या की अजीब हरकतें बढ़ती गई। एक रात मैंने उसे अपने कमरे में फर्श पर बैठे देखा। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो उसमें कुछ लिख रही थी। लेकिन जब मैंने उसे बुलाया, उसने जल्दी से डायरी बंद की और उसे बेड के नीचे छिपा दिया। मैंने पूछा, क्या लिख रही थी? उसने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें। लेकिन उसकी घबराहट ने मेरे शक को और बढ़ा दिया। मैंने उस रात चुपके से डायरी निकाली। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, मैं आदित्य को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन वो हवेली मुझे हर रात डराती है। वो खून, वो चीखे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खून, चीखे? ये क्या था? क्या आर्या ने कोई भयानक हादसा देखा था, या शहर वालों की गंदी बातें सच थी? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने तय किया कि मुझे हवेली जाकर सच जानना होगा। अगली सुबह मैंने आर्या से कहा, मैं तुम्हारे भाइयों से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आदित्य प्लीज वहां मत जाओ, तुम नहीं समझोगे। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरा दिल बैठ गया।
लेकिन मैं नहीं रुक सका। मैंने कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता आर्या, मुझे सच जानना होगा। मैंने उसका हाथ छोड़ा और हवेली की ओर निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि हवेली का राज मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उस वक्त मेरा मन सिर्फ एक सवाल से भरा था। आर्या अपने सातों बड़े भाइयों से इतना डर क्यों रही थी? क्या वो सचमुच उसे कैद रखते थे या कोई और सच था जो हवेली की दीवारों में दफन था? हवेली की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। देहरादून की सड़कों पर रात का सन्नाटा पसरा था और मसूरी रोड की स्ट्रीट लाइट हल्की हल्की चमक रही थी। हवेली का साय साय करता सन्नाटा फिर मेरे सीने पर सवार हो गया, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो। मैंने जंजर लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और जो सामने खड़ा था उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आदित्य, अंदर आओ, उसने कहा और मुझे लिविंग रूम में ले गया। वहां सातों भाई बैठे थे, जय, विजय, रघु, ईशान, तुषार, देव और मनु। कमरे में हल्की रोशनी थी और पुराने फर्नीचर की गंध हवा में तैर रही थी। मैंने देखा कि उनकी हंसी में बनावटीपन था, जैसे वो मेरे आने से असहज हो। मैंने आर्या की बात छेड़ी। जे, आर्या ठीक नहीं है, वो रात को जागती है, डरती है। क्या बात है, मुझे सच बताओ। जे ने नजरें झुकाई और कहा, वो नई जगह, नई जिंदगी, उसे वक्त चाहिए। बाकी भाइयों ने भी सहमति में सर हिलाया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। रघु, जो हमेशा गुस्सैल रहता था, उसने सिर्फ इतना कहा, तुम उसका ख्याल रखो आदित्य, वो हमारी जान है। उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन अधूरी। मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहे हैं। मैंने और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन जय ने बात टाल दी और कहा, रात हो गई है, तुम यहीं रुको, हम सुबह बात करेंगे। मुझे आर्या के पुराने कमरे में ठहराया गया। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दीवार के कोने में खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर दीमक लग चुकी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बाहर से साय साय की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बेचैन था। आर्या की डायरी की वो पंक्तियां, वो खून, वो चीखें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस कमरे का माहौल मुझे और परेशान कर रहा था। रात के सन्नाटे में मैंने अलमारी की ओर देखा। वो मुझे जैसे बुला रही थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोली। लकड़ी के दरवाजे ने चरमराहट की और अंदर की धूल ने मेरी नाक में जलन पैदा की। अलमारी में कुछ पुराने कपड़े, टूटे फूटे जूते और ढेर सारे कागज थे। मैंने कागजों को उलट पलट करना शुरू किया। तभी मेरी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसकी हेडलाइन ने मेरा दिल दहला दिया। देहरादून की हवेली में दिल दहलाने वाली वारदात। छोटी बच्ची ने अपनी माँ के साथ गलत काम होते देखा, लेकिन खुद मानसिक आघात में चली गई। मैंने कांपते हाथों से अखबार उठाया। खबर में लिखा था कि 10 साल पहले रात के अंधेरे में कुछ गुंडों ने हवेली पर हमला किया था। आर्या की मां के साथ बलात्कार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। आर्या, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, किसी तरह सातों बड़े भाइयों ने उसे बचाया था, लेकिन इस हादसे ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। खबर में एक मनोचिकित्सक की रिपोर्ट का जिक्र था। पेशेंट आर्या को गंभीर पीटीएसडी है। रक्त, हिंसा या चीख जैसी चीजें उसे ट्रिगर कर सकती है। उसे लंबे समय तक देखभाल की जरूरत है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने अखबार को एक तरफ रखा और अलमारी में और खोजबीन की। वहां एक पुरानी डायरी थी, जिसके कवर पर आर्या लिखा था। मैंने उसे खोला। उसकी लिखावट कापटी हुई थी, जैसे उसने डरते डरते लिखा हो। एक पेज पर लिखा था, मैं माँ को नहीं बचा सकी। मैंने कोशिश की, लेकिन वो चली गई। वो खून, वो चीखें, मैं उन्हें भूल नहीं सकती। डर मुझे खा रहा है। मेरे दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया। मैंने डायरी को बंद किया और उसे सीने से लगाए बैठ गया। आर्या ने इतना बड़ा दर्द सहा था और मैं उसे समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। वो गुंडे कौन थे? क्या वो अभी भी शहर में थे? और सातों भाइयों ने शादी क्यों नहीं की? क्या वो सचमुच सिर्फ आर्या की देखभाल के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे या कुछ और था? सुबह में जैसे मिला, वो हवेली के बगीचे में खड़ा था, जहाँ कुछ सूखे पेड़ और पुरानी बेंच थी। मैंने बिना वक्त गवाए पूछा, जे, मैंने अखबार पढ़ा था, मुझे सच बताओ क्या हुआ था? जे का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने वो सब पढ़ लिया? ठीक है, मैं बताता हूँ। उसने बताया कि 10 साल पहले उनके पिता का कुछ स्थानीय गुंडों से बिजनेस को लेकर झगड़ा हो गया था। एक रात जब पिताजी घर पर नहीं थे, बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस गए हुए थे, वो गुंडे हवेली में घुस आए। उनकी माँ ने भाइयों को बचाने की कोशिश की,
लेकिन गुंडों ने माँ का साहस देखते हुए पहले उनका बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। आर्या उस वक्त कोने में छिपी थी। उसने सब कुछ देखा, अपनी माँ का खून, उनकी चीखें। उसने किसी तरह अपने आप को अलमारी में छिपाया और खुद बेहोश हो गई। जब तक हम भाई मदद लेकर आए, पुलिस आई, तब तक वो गुंडे भाग गए। लेकिन इस हादसे ने आर्या को तोड़ दिया। उधर जब पिताजी की माँ के साथ हुए हादसे की खबर हुई तो उनको हार्ट अटैक हुआ और पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। जय ने कहा वो महीनों तक बोल नहीं पाई। हमने उसे दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। हम सातों ने कसम खाई कि जब तक आर्य की जिंदगी सेट नहीं हो जाती, हम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी था। मैंने पूछा वो गुंडे कौन थे, क्या वो अभी भी शहर में हैं? जय ने नजरें फेर ली और कहा वो पुरानी बात है, अब वो खतरा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। मुझे वो पुराना गोदाम याद आया जिसके बारे में शहर वाले डरावनी बातें करते थे। मैंने जैसे पूछा उस गोदाम का क्या चक्कर है। लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। जय ने जल्दी से कहा वो बस अफवाह है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसकी घबराहट ने मेरे शक को और बढ़ा दिया। मैंने तय किया कि मुझे और गहराई में जाना होगा। मैंने जैसे कहा मैं आर्य के लिए सच जानना चाहता हूँ। अगर कुछ छिपा है तो मुझे बताओ। जय ने मेरी आंखों में देखा और कहा आदित्य, तुम उसका ख्याल रखो, वो हमारी जान है। और हाँ, उसे हवेली की बातें मत याद दिलाना, वो उसे ट्रिगर करती है। उसकी बातों ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। मैं हवेली से निकला, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैं सोच रहा था कि आर्या का डर सिर्फ उस हादसे की वजह से था या कुछ और था। क्या वो गुंडे अभी भी शहर में थे और जय क्यों इतना डर रहा था? मैंने तय किया कि मुझे उस गोदाम तक जाना होगा, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हवेली का राज सिर्फ अखबार की हेडलाइन तक सीमित नहीं था। वो राज और गहरा था, और उसका एक हिस्सा अभी भी हवेली की दीवारों में छिपा था। मैंने अपने अपार्टमेंट की ओर बाइक दौड़ाई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या आर्या का डर सिर्फ अतीत का था या वर्तमान में भी कोई खतरा था? शहर लौटकर मैंने आर्या से हवेली की बात नहीं छेड़ी। उस अखबार और डायरी ने मेरे मन में तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आर्या को मेरी बेचैनी का एहसास हो। मैंने उसे अपने प्यार और भरोसे में लेने की ठानी। हर सुबह मैं उसे देहरादून के रेसकोर्स पार्क में ले जाता, जहां हल्की धुंध और पेड़ों की छांव उसे थोड़ा सुकून देती थी। मैं उसे कॉफी शॉप में अपने पुराने कॉलेज की कहानियां सुनाता, हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान में थोड़ी चमक आने लगी, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन अभी भी मेरे दिल को चुभता था। मैंने देखा कि वो छोटी छोटी चीजों से घबरा जाती थी। अचानक ही कोई तेज आवाज या रात को सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर। एक रात जब हम बालकनी में खड़े थे, एक मोटर बाइक तेजी से गुजरी। उसकी आवाज से आर्या चौंक गई और मेरे पीछे छिप गई, जैसे कोई खतरा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आर्या, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगे आदित्य, कुछ चीजें भूलती नहीं। उसकी बातों ने मेरे मन में सस्पेंस को और गहरा कर दिया। मैं जानता था कि उसका डर उस हादसे से जुड़ा था, लेकिन क्या वो सिर्फ अतीत था या अभी भी कोई खतरा था? मैंने तय किया कि आर्या को उसके डर का सामना करना होगा। एक शाम जब हम अपने अपार्टमेंट में बैठे थे, मैंने उससे कहा, आर्या, हमें उस हवेली की छत पर जाना होगा जहाँ तुम्हारा डर छिपा है। जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगी, ये तुम्हें खाता रहेगा। मेरी बात सुनकर वो कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सर हिलाते हुए कहा, नहीं आदित्य, मैं वहां नहीं जा सकती। वो जगह, वो मुझे मार डालेगी। उसकी आवाजों में इतना डर था कि मेरा दिल बैठ गया। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मेरे भरोसे ने उसे थोड़ी हिम्मत दी और वो मान गई। अगले दिन हम हवेली के लिए निकले। रास्ते में वो खामोश थी। उसकी उंगलियां मेरे हाथों में कसकर जकड़ी थी। हवेली पहुंचते ही उसका शरीर कांपने लगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। जय और बाकी भाइयों को मैंने पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं। वो हमें गेट पर मिले, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अजीब सा डर था। हवेली के अंदर वो सन्नाटा फिर से मेरे सीने पर सवार हो गया। मैंने आर्य को उसके पुराने कमरे में ले जाने का फैसला किया। कमरे का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और आर्या ने मेरी बाजू और कसकर पकड़ ली। कमरे में वही पुरानी अलमारी थी, वही सादा बिस्तर और दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर जिसमें आर्या अपनी माँ के साथ हंस रही थी।
आर्या की नजर उस कोने पर पड़ी जहां उसने अपनी माँ को मरते देखा था। उसकी आंखें फैल गई और वो चीख पड़ी, माँ, माँ मुझे मत छोड़ो। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे सीने से लिपट गई और बेहोश हो गई। मैं घबरा गया। मैंने उसे बिस्तर पर लेटाया और जय को बुलाया। जय और ईशान दौड़े आए। जय ने आर्या के मुंह पर पानी छिड़का और ईशान ने उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहलाया। कुछ देर बाद आर्या की आंखें खुली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीला था। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो अदिति, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अगले एक हफ्ते तक मैंने आर्या की देखभाल की। हम हवेली में ही रुके क्योंकि जय ने कहा कि उसे अचानक शहर ले जाना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे आर्या की हालत सुधरी। एक सुबह जब वो हवेली के बगीचे में बैठी थी, उसने मुझसे कहा, मेरा डर हवेली से नहीं, उन यादों से था। तुमने मुझे सिखाया कि डर तो जीता जा सकता है। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक थी। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। मैं जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जय ने मुझे अकेले में बुलाया। उसने धीरे से कहा, अदिति, तुमने आर्या को बहुत हिम्मत दी, लेकिन एक बात और है। उन गुंडों में से एक बहरू अभी भी शहर के बाहरी इलाके में छिपा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या वो अभी भी खतरा है? जय ने नजरें झुकाई और कहा, हमें नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि वो गोदाम के आसपास दिखता है। मैंने शहर वालों की बातें याद की। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया था, वो बहरू रात को गोदाम के पास दिखता है। लोग कहते हैं वो भूत बन गया है। मेरे मन में डर था, लेकिन आर्या के लिए मैं तैयार था। मैंने जैसे कहा, हमें इस खतरे को खत्म करना होगा। आर्या तब तक पूरी तरह ठीक नहीं होगी। जय ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, डर और आभार का। मैंने तय किया कि मुझे उस गोदाम तक जाना होगा और बहरू का सच जानना होगा। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सच ना सिर्फ आर्या के डर को खत्म करेगा, बल्कि हवेली के सन्नाटे को भी तोड़ देगा। आर्या के डर का सामना करने के बाद मेरा मन शांत नहीं था। जय ने बहरू के बारे में जो बताया, वो मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वो गुंडा जिसने आर्या की माँ की हत्या की थी, अभी भी देहरादून के बाहरी इलाके में छिपा था। मैंने तय किया कि इस खतरे को खत्म करना होगा, ताकि आर्या पूरी तरह अपने डर से मुक्त हो सके। मैंने जय और बाकी भाइयों को बुलाया। एक रात हम हवेली के लिविंग रूम में बैठे। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। मैंने कहा, जय, हमें बहरू को ढूंढना होगा। अगर वो अभी भी शहर में है तो आर्या कभी चैन से नहीं जी पाएगी। जय की आंखों में डर था, लेकिन उसने सहमति में सर हिलाया। विजय, जो हमेशा हंसमुख रहता था, उसने कहा, अदिति, ये खतरा हो सकता है। बहरू अकेला नहीं है, उसके कुछ पुराने साथी भी हो सकते हैं। रघु ने अपनी भारी आवाज में कहा, खतरा हो या नहीं, हम अपनी बहन के लिए कुछ भी करेंगे। बाकी भाइयों ने भी हामी भरी। मैंने देखा कि सातों भाइयों में आर्य के लिए एक अटूट प्यार था, जो मुझे और हिम्मत दे रहा था। हमने योजना बनाई कि अगली रात हम उस पुराने गोदाम जाएंगे जहां भेरू के छिपे होने की बात थी। अगली रात देहरादून की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। वो सातों भाई और मैं एक पुरानी जीप में गोदाम की ओर निकले। गोदाम शहर की बाहरी हिस्से में था, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। आसपास जंगली झाड़ियां और टूटी फूटी सड़कें थी। गोदाम की इमारत जर्जर थी, जिसकी दीवारें ढह रही थी। हमने जीप को थोड़ी दूर खड़ा किया और पैदल गोदाम की ओर बढ़े। रात का सन्नाटा डरावना था और हवा में साय साय की आवाज गूंज रही थी। मेरे मन में डर था, लेकिन आर्य की वो चीखें, माँ मुझे मत छोड़ो, मुझे वो पीछे हटने नहीं दे रही थी। हम गोदाम के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जे ने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहो, वो कहीं भी हो सकता है। मैंने टॉर्च चलाई और अंदर कदम रखा। गोदाम के अंदर धूल और सड़ान की गंध थी। पुरानी लकड़ी के टोकरे और जंग के लगे लोहे के ड्राम बिखरे पड़े थे। तभी एक कोने से हल्की सी खटपट की आवाज आई। हम सब सतर्क हो गए। रघु ने अपनी मुठ्ठियां कसी और ईशान ने मुझे इशारा किया कि धीरे चलो। अचानक एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से निकला। वो भेरू था। उसकी उम्र 60 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो शायद 10 साल पहले भी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और कपड़े मैले थे। उसने हमें देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम लोग फिर आ गए, क्या चाहते हो? जय ने गुस्से में कहा, तूने हमारी माँ को मारा बहरू, और अब तो हमारी बहन को डरा रहा है। बहरू ने ठहाका लगाया, तुम्हारी बहन? वो तो अभी भी उस रात को याद करती है ना? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद अपने डर में जी रही है। उसकी बातों ने मेरा खून खौला दिया। मैंने आगे बढ़कर कहा, बस बहुत हो गया, आज तेरा हिसाब होगा। तभी भेरू ने जेब से एक चाकू निकाला।
लेकिन रघु ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और चाकू फर्श पर गिरा दिया। एक तनावपूर्ण टकराव के बाद हमने उसे पकड़ लिया। मनु ने रस्सी लाकर उसे बांध दिया और जे ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और भैरू को ले गई। उसकी गिरफ्तारी ने मेरे मन से एक बोझ हटा दिया, लेकिन मेरा ध्यान आर्य पर था। क्या ये घटना उसके डर को पूरी तरह मिटा पाएगी? मैं हवेली लौटा और आर्य को सब बताया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, सुकून के थे। उसने कहा, आदित्य, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। अगले दिन वो हवेली के बगीचे में अपने सातों बड़े भाइयों से गले लगी। जय ने उसका माथा चूमा और बाकी भाइयों ने उसे बारी बारी से गले लगाया। वो पल इतना भावुक था कि मेरी आंखें भी नम हो गईं। शहर में ये खबर फैल गई और लोग अब आर्य को योद्धा कहने लगे। जो लोग पहले गंदी अफवाहें फैलाते थे, वो अब उसके साहस की तारीफ कर रहे थे। सातों भाइयों ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। जे ने मुझे बताया कि वो अब शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आर्या अब सुरक्षित थी। हवेली का सन्नाटा टूट चुका था। उसकी दीवारों में अब हंसी और उम्मीद की आवाजें गूंज रही थी। आर्या और मैंने अपने अपार्टमेंट में एक नई जिंदगी शुरू की। वो अब रात को बालकनी में डरकर नहीं, बल्कि शहर की चमकती लाइट्स को मुस्कुराकर देखती थी। हम अक्सर पार्क में टहलते और वो मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाती। उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। डर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। और प्यार वो ताकत है जो हर राज को खोल सकता है, हर घाव को भर सकता है। आर्य की हिम्मत और सातों भाइयों का बलिदान मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि परिवार का प्यार और एक दूसरे के लिए खड़े रहना ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने डर को गले लगाओ, क्योंकि उससे लड़ने में ही तुम्हारी असली जीत है। और जब प्यार और हिम्मत साथ हो, तो कोई भी सन्नाटा हमेशा के लिए टूट सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।